फाइनली दोस्तों आप लोगों की इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई, क्योंकि बिहार बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी कर दिया है। यदि आप सारे मॉडल पेपर का पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है कि आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे एक एक करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी लिखा गया है कि आपके पास 1 to 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम इसे सोल्व करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। आपको भी पता होगा कि सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी। साथ ही आपको ही बता दें कि लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। फ्रेंड्स, यह काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। देखिए कांस्य युग किसको कहते हैं? जिस काल में लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य तैयार करने लगे, उसी युग को कांस्य युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, अर्थात जो मोहनजोदड़ो है ना, वह किस भाषा का शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि लोथल किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अर्थात जो लोथल है ना, वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। साथ ही आपको ही बता दें कि इसी धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र को श्रीलंका भेजा था। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। साथ ही आपको ही बता दें कि इनके बाद बिंदुसार बने थे और बिंदुसार के बाद अशोक शासक बने थे। फ्रेंड्स देखिए, हम आपको ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए आपका हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैयान। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयन। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत की रचना किसने की। देखिए फ्रेंड्स, आपको ही पता होगा कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति की पूजा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। साथ ही आपको ही बता दें कि सांची की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था और यह किसकी स्तूप है। तो यह बौद्ध धर्म का स्तूप है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, अर्थात भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कपिलवस्तु। साथ ही आपको ही बता दें कि कपिलवस्तु नेपाल में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीनयान और महायान का संबंध
किस धर्म से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। साथ ही आपको ये भी बता दे कि आगे चलकर बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक भाग का नाम हीनयान था और दूसरे का नाम महायान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। साथ ही आपको ही बता दे कि प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाथमुनि का संबंध किस धर्म से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म। देखिए फ्रेंड्स, कहीं कहीं बताया जाता है कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर। साथ ही आपको ही बता दे कि तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5। साथ ही आपको ही बता दे कि आइन ए अकबरी के राइटर का नाम अबुल फजल है। फ्रेंड्स, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने कि अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेबरीज। साथ ही आपको ही बता दे कि अकबरनामा के राइटर का नाम अबुल फजल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? अर्थात किस शासक ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया? तो आपको ही पता होगा कि वो अकबर थे ना, फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया? देखिए फ्रेंड्स, जो अकबर थे ना वो दीन इलाही धर्म 1582 में शुरू किए थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैरम खान। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाबर। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। साथ ही आपको ही बता दे कि ताजमहल आगरा में स्थित है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि गोपुरम का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंदिर से। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीएस लिबिदेव। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में महिला संत कौन थी? आपको ही पता होगा कि मीरा, अंडाल, कराइकल, ये सारे थी ना, ये सब महिला संत थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? देखिए आपको ही पता होगा कि तुकाराम भी महाराष्ट्र के संत थे, ज्ञानेश्वर भी थे, रामदास भी थे, लेकिन जो चैतन्य थे ना ये बंगाल के संत थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चैतन्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? फ्रेंड्स, यह काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपनी पति मानती थी? अर्थात इनमें कौन ऐसी महिला संत थी जो अपने आप को विष्णु की पति मानती थी? तो आपको ही पता होगा कि अंडाल महिला संत ने अपने आप को विष्णु की पति ही मानती थी। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि विलियम हॉकिनस किस शासक के काल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरबी। साथ ही आपको ही बता दे कि इब्न बतूता मोरक्को देश के रहने वाले थे। फ्रेंड्स, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी 1793 में। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्टिन बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। साथ ही आपको ही बता दें कि पटना से 1857 का विद्रोह पीर अली ने किया था। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संताल विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु कानू। साथ ही आपको ही बता दें कि यह विद्रोह 1855 में हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1875 में। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 द ग्रेट रिवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेगम हजरत महल। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल चला गया। तो आपको ही पता होगा कि वो नाना साहब थे जो 1857 के विद्रोह के बाद नेपाल चले गए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1510 में। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा। साथ ही आपको ही बता दें कि वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुंबई। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आपको ही पता होगा कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 1 से लेके 50 ऑब्जेक्टिव को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 से 100 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।